हेलो। 1975 से थिएटर करना शुरू कर दिया। 76 में दुनिया का जो पहला सबसे अच्छा फिल्म स्कूल था मॉस्को फिल्म स्कूल, 4 साल की डिग्री ली। अजोका थिएटर कायम करने में इनका वो है रफ़ी पीर, इन्होंने शुरू किया। पहले थिएटर करते रहे, फिल्में करते रहे, इंडिया में भी जाके बड़ी फिल्में की, पाकिस्तान में टीवी पे कॉमेडी की। सच गप 1975 से, वैसे इनकी उम्र 18 बरस है लेकिन 47 साल से काम कर रहे हैं और जो भी किया कमाल किया, कमाल किया। एंड वी आर वेरी लकी टू हैव द ग्रेटेस्ट सेलिब्रिटी ऑफ पाकिस्तान, सलमान शाहिद साहब। थैंक यू सर। अब इतनी तारीफ हो गई है मेरी कि मैं तो ज़रा मुश्किल हो जाता है फिर बात भी करना। प्लीज़ सिट डाउन, बैठें। बस मैं ज़्यादा नहीं, मैंने अमीन से शाह साहब से बात हो रही थी कि किस चीज़ पे बात करनी है, तो लगता है ये है। उन्होंने कहा जी आप उनको सिर्फ यही नहीं कि उन पे छोड़ दें कि वो क्या बात करना चाहते हैं, आप ख़ुद भी बात करिए बग़ैर उनसे। लेकिन आप बताएं, आई वुड नॉट माइंड दैट फॉर अ स्टार्टर if there is a question coming from you, we will not talk about personalities, because usually जब इस तरह की चीज़ होती है सबसे पहले मुझसे ये सवाल पूछा जाता है जी आपने हिंदुस्तान में भी काम किया, यहाँ तो फ़र्क क्या है। दूसरा होता है नसीरुद्दीन शाह अच्छा आदमी है कि बुरा। मुझे सच्ची बात है नहीं पता कि वो अच्छा है कि बुरा है। तो इसलिए is there anybody who wants to start with a question? If you don't want to start with a question, I'll start myself. I'm steamed up enough to do that. हाँ बताइए, एनीबडी कुछ सवाल आपने पूछना छोटा मोटा जैसे हम बात शुरू करें। थिएटर के बारे में बात करते हैं, लेट्स से दैट्स इजियर। थिएटर के बारे में इब्तदा मैं अगर अपने ही हवाले से ही बात कर सकता हूँ और इसीलिए मैं यहाँ हूँ। हमारी अनफॉर्चुनेटली कोई इतनी, चलें पहले एक तरह वसी, इतना वसी भी नहीं कि थोड़ा सा पस मंज़र आप लोगों को दिया जाए, क्योंकि आप लोग ऑब्वियसली मच यंगर। हमारे यहाँ जब ख़ासतौर पे आफ्टर पार्टीशन थिएटर की बिल्कुल ट्रेडिशन नहीं थी और अभी भी को ख़ास इसने पकड़ नहीं ली। तो शुरू में लाहौर में था थोड़ा बहुत थिएटर, आप कह सकते हैं कराची में भी यकीनन था। बहुत लोग थे जो ग़ालिबन यहाँ भी शुरू में इब्तिदा में करते थे जिनको शौक़ था। टेलीविज़न नहीं था, रेडियो था भरपूर अंदाज से, और उसके अलावा थिएटर था। तो लाहौर में जो थिएटर था जिसको मैं ख़ास तौर पे ज़्यादा जानता हूँ इसलिए क्योंकि मेरी वालदा ख़ुद एक मकबूल अदाकारा थी अपने ज़माने में, और उनका ताल्लुक़ रेडियो से भी रहा है। रेडियो की भी जो वॉइसेस थी उनमें वो लाहौर स्टेशन पे बहुत एक मकबूल उनका नाम था बहुत। और एक थिएटर था थोड़ा बहुत जो कि शुरू हुआ था। हमारे यहाँ बहुत बड़े एक क्रिटिक थे, राइटर भी थे, दानिश्वर थे, सफ्तर मीर साहब, उन्होंने बहुत काम किया इस सिलसिले में। रेडियो के भी कुछ लोग थे ख़ास तौर पे लिखने वाले, जिसमें इम्तियाज़ अली ताज, रफ़ी पीर वग़ैरह थे। लिखते वो रेडियो के लिए थे क्योंकि थिएटर इसकी ट्रेडिशन ना थी, ना जिस तरह मैंने की कि इसने कभी भी कोई ख़ास पकड़ पाकिस्तान में अभी तक नहीं ली। तो वो लिखते थे, जिस तरह हम रफ़ी पीर साहब को तो मैं बड़ा पर्सनली जानता था कि उनकी फ़ैमिली हमारी फ़ैमिली की बहुत करीब थी। तो वो कहते थे भाई हम रेडियो के लिए इसलिए लिखते हैं क्योंकि रेडियो ही है, यहाँ थिएटर नहीं है। लेकिन वो कहते थे मेरे प्लेज हैं थिएटर के लिए। तो उनके प्लेज, मैंने उनका एक प्ले किया। ज़्यादातर ये लोग, ज़्यादातर जहाँ तक मुझे इल्म है, इम्तियाज़ अली ताज भी और रफ़ी पीर भी, ये अडेप्टेशंस इन्होंने की हुई हैं, लेकिन ये कभी वाज़े तौर पे बताते नहीं थे कि कहाँ से अडेप्ट किया, क्रेडिट खुद लेते थे। तो वो उसकी एक ख़ास वजह भी थी क्योंकि मुआवजे में कुछ ज़रा से ज़्यादा पैसे मिल जाते थे जब आप कहते थे कि मैंने ये ख़ुद लिखा बजाय इसके कि आपने ये किसी चीज़ से अडेप्ट किया। और ये हमारे यहाँ हमारे जो बड़े थे जो अभी पिछले दिनों में थे, कमाल अहमद रिजवी साहब भी यही करते थे। लेकिन एक दो खेल हैं कम से कम पीर साहब के और इम्तियाज़ अली ताज के भी, मसलन शाह अनारकली, तो वो
उनके वाकई अपने ओरिजिनल हैं। उनमें से आई हैड द ऑनर एंड द प्लेजर of directing one of his plays, which is probably his best plays, Akhiyan. Punjabi mein hai. It's a very nice play, and we did it in 300 rupees. ये आज से 25 साल 20 साल पहले की बात है। एक हमने अजोका थिएटर तो बन चुका था, 84 में बना था, हमने प्ले किया था, तो उसके बाद एक अलहदा ग्रुप बन गया। तो वो अलहदा ग्रुप जो बना वो ये था, वो कहते थे हम पंजाबी में करना चाहते हैं सारा काम। तो वो ग्रुप जो था उनके लिए उनका दूसरा प्ले ये था। पहला उनका प्ले था, एक उन्होंने लिखा था, खुद ही लड़कों ने बनाया था, अंधेरे दीपांड, और दूसरा ये था इनका ड्रामा जो कि उनके लिए मैंने किया है, पीर साहब का अखियाँ। तो हमने वो एक दोस्त के लॉन में किया, क्योंकि ये एक ट्रेडिशन हमने बना ली थी अजोका में ही कि हमें थिएटर हॉल्स नहीं मिलते थे। ज़ियाउल हक का ज़माना था, सख्ती थी, और जिस तरह के ड्रामे हम करना चाहते थे उसके लिए लोग हमें हॉल नहीं देते थे। चाहे वो अफवा का हॉल था लाहौर में, चाहे वो किसी कॉलेज का हो, आर्ट्स काउंसिल का हो, कोई भी हो, दे वुड नॉट, वो हमें नहीं देते थे हॉल। तो हमने बहरहाल ये फिर लॉन्च में करना शुरू किया। पहले मदिया गौहर जो कि वो और मैं, हम लोग ही थे जो कि बानी थे ये अजोका थिएटर के। तो उनके घर में पहले तो एक दो ड्रामे किए, फिर हमें क्योंकि ये पता लग गया कि हम घरों में भी कर सकते हैं और ऑडियंस को बुला सकते हैं, फिर मैंने एक दोस्त के घर में ये वाला किया, इन लोगों का प्ले। तो we did it, our set was basically, I used to do a lot of plays with what is very popularly either both in production design and in interior decor, minimalistic. उसका नाम आप सब जानते होंगे, बहुत वाकिफ़ होंगे इससे टर्म से। तो वो हमने सारा प्ले लॉन में किया, जिसमें हमने सिर्फ 2 चरपाइयाँ हमारी सेट थी। वी जस्ट हैड 2 चरपाइयाँ, वो हमारा सेट थी। तो we did it and we did it very well successfully। जो लोग आए देखे, बहुत they liked it। 2-3 दिन तो लाहौर में शुरू में, मैं फिर ज़रा पीछे जाके बात करता हूँ, हमने जब ड्रामा शुरू हुआ तो बहुत सारे ऐसे लोग थे, कुछ राइटर्स थे रेडियो पाकिस्तान के, प्ले राइट्स, एक्टर्स भी वहाँ से ही आए, और कुछ डायरेक्टर्स भी वहाँ से ही आए। मीर साहब जो थे, ही वॉज अ प्रोमिनेंट पर्सन। मुझे कम से कम ये पता है कि मेरी वालदा को जो पहली बार का ड्रामे की दावत दी करने की अदाकारी, वो सफदर मीर साहब ने की। तो ये एक पस मंज़र था जिसमें हमने काम शुरू किया। अब 80s में जाके ये हुआ कि आपके यहाँ कराची में सानिया सईद के वालिद साहब, मसूद साहब, इफ़ आई एम नॉट, जी मंसूर सईद साहब, और बाद में असलम अज़हर, लेकिन मेरे ख्याल मंसूर साहब पहले थे। तो इनका ग्रुप था दस्तक ग्रुप में, इन्होंने भी उस ज़माने में, कहने को आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट स्ट्रीट थिएटर इनकलाबी निस्बतन, और उधर से अजोका लाहौर में शुरू हुआ। तो ये दोनों तरफ से एक लहर सी, एक नया काम शुरू हुआ। इट वॉज अ काइंड ऑफ अ न्यू डिफरेंट थिएटर। वी वर यंग पीपल like yourselves and we felt very proud कि हम जो कर रहे हैं वो एक नई चीज़ है, and we had that spirit, जबकि होती है जवानों में कि भाई अब हम ये कर रहे हैं वो कर। तो ये इसकी थी बैकग्राउंड। बहुत सारा हमने थिएटर इस तरह, एक तो हमारे पास वसाइल वैसे ही कम थे उस वक्त, और बहुत सारा हमने थिएटर इस तरह किया कि उसमें ज़्यादा, मतलब it was trying to make interesting things from very little, you know। आपको सिर्फ आटा दे दिया जाए, उसको कहा जाए कि इसके अंदर ही गूंद शूंद के जो भी करना है आपने चीज़ें बनानी हैं, तो आप उसमें से फ़र्क चीज़ें बना रहे हैं। ना कोई और सालन है, इसमें ही मिर्चें डालें, इसमें ही नमक डालें, इसमें कोई चीज़ डाल दें और कुछ बना लें। तो हम इस तरह काम फिर किया हमने। कॉलेजेस होते थे यहाँ भी वहाँ भी, वो करते थे अपनी प्रोडक्शंस। छोटे मोटे ग्रुप्स होते थे, वो यहाँ करते थे।
हमारे वहाँ भी करते थे लाहौर में, और यही दो शहर हैं जो मुस्तकिल करते हैं। इस्लामाबाद वगैरह तो अब नया वैसे ही शहर है, 60 से पहले था ही नहीं, और वहाँ इतना नहीं होता था थिएटर ड्रामा। होता भी था तो कोई कराची से चला गया लेके चला गया, कोई किधर से चला गया। तो ये है जो कि एक उसके अंदर किया। अब आपके यहाँ मसलन आजकल ये लड़का है, मैं लड़का ही कहूँगा, दावर, वो करता है ड्रामे, बट वो अब लोग जो हैं जिस तरह आप लोग हैं, यू आर नॉट, ये नहीं है कि रिसोर्सेज कम है, दे ट्राई टू। हमारा बल्कि कई बार इमेजिनेशन और वो रुक जाता था, क्योंकि हम कहते थे कि यार इस तरह करेंगे तो हमें फैसिलिटीज ही नहीं मिलेंगी, इसलिए इस सोच को रद्द करते किसी और पटड़ी पे अपने आप को डालो, उस तरह काम करो, कम से कम मैं इस तरह काम करता रहूँ। आई नेवर यूज्ड टू रिलाई ऑन टेक्निकल फैसिलिटीज़, बिकॉज मुझे होता था कि अगर मैंने इन पे रिलाई किया तो मैं मारा जाऊँगा। As a director, I'm not talking as an actor. I've done many plays as an actor on stage, and I've done quite a few as a director also, but in Lahore. तो ये है सीन था। तो अब मैंने देखा है कि लोग ज़रा धड़ल्ले से करते हैं प्रोडक्शन, बिकॉज देर आर मोर लाइट्स। हमारी लाइट्स क्या होती थी, मैंने किया था सरमद सबाई का प्ले, 2 प्लेस की मैंने सिर्फ लाइटिंग की थी। एक उसका प्ले था हैश, तलत हुसैन उस वक्त नए नए पढ़ के आए थे लामडा से, और उनका पहला स्टेज प्ले लाहौर में कम से कम दैट ही डिड, मे बी पाकिस्तान में, वो वहीं था। तो मैं उसकी लाइटिंग कर रहा था, हैश उनके प्ले। तो कुछ मैंने पढ़ा था, एक किताब थी रिचर्ड पिलब्रो की लाइटिंग के ऊपर, वो मैं ब्रिटिश काउंसिल जाता था पढ़ा। आई वाज स्टडिंग इन कॉलेज, तो मैं वहाँ से जाता था, गवर्नमेंट कॉलेज से निकलता था, तो करीब ही था उस ज़माने में ब्रिटिश काउंसिल, उसके माल रोड पे ही था। तो मैं वहाँ से पढ़ता था, तो मैंने बड़े नोट शोट्स भी बनाए हुए थे, और उसमें मुझे एक पता लगा कि भाई एक ये भी तरीका है कि अगर आप एक लाइट रख दें लेट से ज़मीन पे, कैसी भी हो, और उसके साथ आप टिच बटन सा प्रेस, तो वो प्रेस अगर ऐसे एक्टर करेगा तो ही विल गेट अ लाइट। सो वी हैड अ होल मोनोलॉग of Talat Husain's in this play written by Sarmad Sabai, in which all the lights fade out at the back, और यही सिर्फ एक लाइट होती। तो इट वॉज वेरी ड्रामेटिक। हालांकि वो क्या लाइट थी उस ज़माने में, क्या लाइटें क्या थी, आर्ट्स काउंसिल लाहौर के पास डालडे के डब्बों में कई लाइटें थीं, उसके अंदर लैंप लगा के बनाते थे लाइटें, और उसको हम वो किस तरह करते थे कि भी वो उसकी वो जो फ्लैप्स होते हैं बाहर से, कि उसको बड़ा छोटा करना है, वो इस तरह करते थे कि वो गत्ते का काला सा, अभी भी कई लोग करते होंगे, लेकिन वी डिड दैट। अब माशाल्लाह यू नो ऑर्गेनाइजेशंस लाइक द आर्ट्स काउंसिल इन कराची, इवन इन लाहौर, PNCA in Islamabad, there are arts councils in several cities, फैसलाबाद, पेशावर, खुदा जाने गुजरांवाला, तो उनके पास अब इक्विपमेंट एंड चीज़ें आनी शुरू हो गई हैं। पहले तो यही थे कि आप लाइट मंगवाएं किधर से मंगवाएं, अब ये आप चाइना से भी मंगवा सकते हैं। बहुत सारी कमर्शियल कंपनीज भी चाइनीज़ लाइट्स यूज़ कर रही हैं। उस ज़माने में तो रैंक वालों की थी, और ये चक्कर था। तो हमने बड़ी इस तरह चीज़ें की, उस तरह लाइटें बनाई, डायरेक्शन की। आपको पता है ना कि व्हेन वी डू अ प्ले ऑन स्टेज, डिपेंडिंग ऑन द डायमेंशन ऑफ द स्टेज, वी कैन डिवाइड इट इनटू हाउ मेनी पोर्शंस। आप बताएं, मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ। How many portions can you divide it in? 8, 9, 4. Well, quite frankly, it depends what you're doing. You can divide it by choice also, but basically it's either 9 or 6. Now, and it also depends on your grid and your lighting, whatever you have. आप 100 स्पेसेस में डिवाइड कर दें, लाइटें आपके पास 4 हैं, तो फ़ायदा क्या है ना? तो आई हैड लर्न फ्रॉम दैट बुक कि, और रिचर्ड पिलब्रो जो है, उनसे ये ज़यामुद्दीन थिएटर की उसने ही आके लाइटें की हैं। ज़ियाद साहब का दोस्त था, उन्होंने उससे ही करवाई हैं। तो स्पेस लाइक दिस, आई वुड से, विद अ ग्रिड लाइक दिस, front of the house lights हैं FOH,
इधर नहीं हैं, लेकिन मेरा ख्याल है जगह है इसके लिए, वो लग जाती हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ये मिला के आई वुड डिवाइड अ स्पेस लाइक दिस इनटू 6 खाने, इतना डीप, इट्स नॉट अ वेरी डीप स्टेज। व्हाट आई लाइक अबाउट दिस स्टेज इज दैट the curtain is not too far back from the proscenium, which is a problem in hall number 1 in Alhambra, Lahore, कि proscenium बहुत आगे तक गया हुआ है, तो कर्टन बहुत पीछे है। तो उसमें क्या है कि अगर proscenium let's say is another 20 feet up to there, तो अगर आप अपना सेट कर्टन के पीछे रखेंगे तो एक्टर फिर आप सेट बाहर नहीं रख सकते, बिकॉज कई लोगों को शौक होता है कि जी सेट हमारा बड़ा ज़बरदस्त है, ये पर्दा खुले उठेगा तो तभी नज़र आना चाहिए, यू नो, अदरवाइज वो नज़र नहीं आना। मतलब वी डोंट वांट टू शो आर, बल्कि वो मेरे साथ कई बार मैंने इंग्लिश प्लेस भी डायरेक्ट किए, वो मेरे ख़ास 2 दोस्त थे जो करवाते थे। एक तो ज़िया मुहिउद्दीन के भांजे हैं नवीद रियाज, बॉबी रियाज, और एक शमीम हिलाली के भाई थे छोटे हसनात, दोनों मेरे दोस्त। तो वो जब करवाते थे तो वो बॉबी रियाज को बड़ा शौक था कि पहले नज़र नहीं आना चाहिए, और दूसरी ये चीज़ कि हर चीज़ रियल लगनी चाहिए, मतलब ये काले पर्दे या बैकग्राउंड में, मुझे ये चीज़ें पसंद हैं, एंड आई डोंट वांट टू हाइड माय सेट एट द एक्सपेंस ऑफ द होल परफॉर्मेंस। क्योंकि अगर आप देखें कि अब 20 फुट आगे ये है और सेट यहाँ है, तो या तो वो खड़े रहें यहाँ, वो हिलते जुलते इधर रहें, और सेट पीछे रहे सिंपली एज अ बैकड्रॉप, तो फ़ायदा क्या हुआ सेट का। वन थिंग आई लाइक्ड हियर वाज कि द फासला इज जस्ट अबाउट राइट between the curtain and the front of the stage. So these are things that you do see when you're choosing a hall, when you're choosing an auditorium, when you're doing a production. Sometimes it's not even necessary. But देखो बात से बात निकल रही है, मैं खुद बोलूँगा तो मैं ऐसे ही बोलता जाऊँगा, कभी कुछ कभी कुछ। If you want to ask something along the way, you can. I will incorporate it into whatever I'm saying. बताएं? सर ये पूछना था कि बीइंग एन एस्पायरिंग एक्टर, जो हम लोग यूथ हैं, बहुत से ऑडिशंस के लिए जाते हैं और बहुत से प्लेटफॉर्म्स के सामने अपेयर होते हैं ऑनरेबल जजेस के सामने, बट मसला ये होता है कि एड में जाके सिलेक्शन हमारे को जो है वो नहीं दी जाती है। ऑन दी अदर एंड बस ये पूछना था आप सर से कि आपने बहुत सी जगहों पे काम भी किया है और उसके अलावा आपका एक अच्छा एक्सपीरियंस भी है, तो आप हमारे को सिर्फ ये बता दें कि हम बच्चों की गलतियां क्या होती हैं, कि आप जजेस क्या अपना उसके अंदर देखते हैं कि इस बच्चे को अगरचे इस तरीके से करना चाहिए था तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते। सर देखिए, अब तो ये है ना कि आपके यहाँ स्कूल्स भी इतने बन गए, तकरीबन हर दूसरी तीसरी यूनिवर्सिटी जो है इट हैज़ अ डिपार्टमेंट ऑफ थिएटर, फिल्म, टीवी। पहले तो इस तरह नहीं था। हमारे ज़माने में तो अगर आप किसी कॉलेज में या कोई फिल्म, टीवी या थिएटर का डिपार्टमेंट आए तो डंडे लेके जमीयत वाले आ जाते थे। तो बहुत फ़र्क पड़ गया उस ज़माने में और अब में, है ना। बावजूद इसके कि एक तरफ हम कह रहे हैं कि जी बहुत ही एक किस्म के फंडामेंटलिज्म बढ़ गया, लेकिन उसके बावजूद बिकॉज जो लाइफ है इट्स गोइंग टू, डिस्पाइट एवरीथिंग, उसने जिस तरफ जाना है उस तरफ ही जा रही है, यू नो। पाकिस्तान में कोई कुछ नहीं करेगा, कोई कुछ करेगा, उसमें ही तरक्की। तो वी डिडंट हैव टू बी इन फ्रंट ऑफ जजेस, ये हमारी बदकिस्मती भी हो सकती है। तो आई रियली डोंट नो, बट आई थिंक यू शुड फर्स्ट ट्राई एंड ऑलवेज ट्राई टू प्लीज योर सेल्फ, बट एंड बी एक्सट्रीमली सेल्फ क्रिटिकल, देन you are the best judge for yourself. But if you are bad and you think you are the best judge for yourself, that is the worst thing. I mean, कुछ तो होना चाहिए ना आप में हुनर of, you have to be self-critical also immensely for that. और उसके अंदर सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने नाम बहुत कमाया है। आई डोंट नो यहाँ के बारे में इट्स ट्रू और नॉट, लेकिन मगरबी ममालिक और मुल्क में चीन में they are unhappy with what, they're very occasionally happy with what they do because they expect more out of it. I mean, I don't have an example
in theater or somewhere, but I mean, look at Imran Khan. He never seemed happy with what he was doing because he wanted to achieve more. The only time he smiled on the field is after he won the World Cup, and the commentator was saying that. So when you're a high achiever, and that's what you should always be trying to do. And eventually when you reach my age, you don't want to be a high achiever, you want to be at peace with yourself and with the world. You know? So at that time what you do is it's not that उसमें depreciation नहीं है, उसमें बल्कि appreciation बढ़ जाती है और वो औरों के काम के लिए. So that's what happens. And you just didn't say, you see, there was a time when I would say on theater, especially in theater, that I'm the best actor around. But now I look around myself, I say, look at this young person. Performed so well. Look at that. अभी भी मैं कर रहा हूँ एक project जिसमें निगत भी है मेरे साथ. A very, incredibly talented and educated in her profession, dancer. She's done a master's, if I'm not mistaken. Yeah, she's done a master's. So that is the thing. तो ये एक सफ़र है, इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं हर एक बंदे के साथ. मैंने एक बार पढ़ा था कि एक अंग्रेज़ एक्टर था बहुत ही मशहूर. वो एक ज़माने में वो भी सोचता था कि उससे बेहतर कोई एक्टर नहीं. उसका नाम था जेम्स मेसन. बट later on he changed his mind. He said, नहीं ऐसी कोई बात नहीं. There is no. And at a point, और ये भी जो लोग कहते हैं, eventually you are not competing with anybody else. You're competing with what you want to be or want it to be. That is, if you are truthful, it's the biggest competition. It's not कि वो क्या कर रहा है. अब मैं कहता हूँ ठीक है कोई बेहतर कर रहा है, भी बेहतर कर रहा है. अब उसमें ये बात है कि appreciation की बात आ जाती है. And I think if you can develop that at a younger age, nothing like that. कि आप truly, हाँ जी. हेलो. हाँ जी. सर बिलाल अहमद नाम है मेरा जी. फर्स्ट ईयर का हूँ आर्ट्स काउंसिल से, थिएटर स्टूडेंट. सर आपने कहा कि सेल्फ क्रिटिकल होना बहुत ज़रूरी है. बहुत बहुत. लेकिन सर एक एक्सटेंट भी होना चाहिए उसका, क्योंकि मैंने अपने इर्द गिर्द लोगों को देखा है कि वो एक्स्ट्रा सेल्फ क्रिटिकल हो जाते हैं और उसके बाद वो चीज़ उनके अच्छे परफॉर्मेंस को भी जो है वो इफ़ेक्ट करना शुरू हो जाती है. तो हाउ टू गेट आउट ऑफ दैट or avoid that, because self-assessment is another thing I think, and being self-critical too much is harmful maybe. Yes, maybe ये semantics की बात हो गई ना कि critical के appraisal के क्या आप लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं. Yes, probably it's not the right word to say self-critical. जो आपने लफ्ज़ यूज़ किया वो assessment और appraisal, those are probably better alternate words. वो अपनी जगह बात है. लेकिन बात ये कि हाँ, you should not be in fear constantly of one thing or the other. You have to eventually, आपकी exercises में नहीं बताते कि how to relax, how to loosen yourself. I keep checking myself as an actor. You don't even realize in your tense, you're like that. You've got to be like that, Even for a tense scene, sometimes you have to be relaxed as an actor. To do the tense scene also. If you just knot yourself up, so that will not show very properly. Because I think probably even when you're fighting or you're in danger, you're not like this, You're never like that. And something else that I've always wanted to, it's very important when you're acting to know your intent. जिसको आपने पढ़ा होगा स्टैनिस्लाव्स्की कहता है मोटिवेशन. You must be knowing. परसों हम सीन कर रहे थे. मुझे भी उन्होंने कुछ जवान बनाया था. मुझे लगता है मुझे उसमें बल्कि उन्होंने और गंजा कर दिया, क्योंकि वो काली काली चीज़ें लगाते हैं, फिर मुझे जाके धोना पड़ता है. मुझे लगता है मेरे आधे और बाल झड़ गए हैं उसमें. तो वो मेरा बेटा बनाया हुआ है और वो ऐसे करके वो एक surrealistic सा, it's not a naturalistic scene, छोटा सा bit था. He's mute. He walks across, I am writing or doing something on my desk, और वो रिश्ता ये बताया है कि सारी उम्र उस
बच्चे का और मेरा ये है कि ही वॉन्ट्स माई अटेंशन और मैं उसको वक्त नहीं देता. आई एम नॉट द सॉर्ट ऑफ पैट्रियार्क हु रियली बॉदर्स सो मच अबाउट फैमिली एंड दिस दैट एंड द अदर. तो वो आया, ही इज वॉक्ड अक्रॉस, यू नो, लाइक सो, एंड to get my attention, he just throws a vase. And I still, and whatever I'm writing, I just lift my pen, I look at him, and I start writing again. And you know, he leaves, saying कि ये तो एक ऐसा बाप है जो कि मतलब उसको कोई परवाह ही नहीं है मैं क्या करता हूँ. तो what the boy was doing, he was just walking directly, looking at a vase which was placed on a kind of a pedestal. He was walking like that. I'm sitting there, and he walks like that, and he goes and he throws the vase in my direction and then walks out. तो उनको वो था कि किस तरह करें, you know, the बच्चा was also saying. So I said, सबसे पहले तो why is he standing? And number one, his intention is not really to break the vase. His intent is to grab my attention. So why is he looking at the vase as soon as he enters? He should be looking at me. Maybe not constantly, but he should be conscious of कि इसकी attention मैंने grab करनी है जो बंदा यहाँ बैठा हुआ. And when he comes here, there was a little sofa placed and it seemed odd that he's standing. So he leans again and he keeps watching me like that. And this is an afterthought that he drops the vase, seeing that I'm not paying any attention to him, you know. So, intent, motivation, important words for actors. If they know why they're doing something, not do it mechanically. And if it is not clear कि भाई ना writer ने बताया ना director ने, the actor must find the motivation. Another thing I would like to probably talk to you about, I'm just randomly picking from here, a bit of Pakistani theatre history I just talked about. I talked about how Radio Pakistan was there first and then a bit of theatre, and the theatre उसके बाद को ख़ास किधर ख़ास गया नहीं और वगैरह वगैरह, उसके बाद और बातें की. Is acting. हमारे यहाँ अब क्या हो गया, ओहो हो, हर बच्ची जो आती है ना एक्टिंग करने, उसको आप ऐसे चुटकी बचाएं आंसू बहाना शुरू कर देती है. ऐसे ट्रेंड है इस काम में, मेरे से आंसू नहीं इस तरह बहते. ऐसे आप करें तो फवारे शुरू हो जाते हैं. तो क्योंकि उन्होंने करना ही है, एंड उनको अब समझ आ गई है कि हमारे, अब देखो ना, आई एम स्टेपिंग आउट ऑफ द लाइट. दिस इज वेयर आई एम गेटिंग द लाइट. एन एक्टर इज कॉन्शियस वेयर ही इज गेटिंग द लाइट, यू नो, getting the light. ठीक है ना? Actors have to be conscious about that also. Other than, of course, the great cameraman and on stage, some light man has done everything, but he also knows where to get light, where to go into semi-darkness and half light, and where to go into. But if you come out too, because we don't have front of the hall lights here, so obviously I'll come into the dark. But I have never thought कि रोना को बहुत बड़ी एक्टिंग है. मैंने देखा कई एक्टर जो बेचारे इतने अच्छे नहीं थे लेकिन रोने में बड़े तेज थे. तो आई हैव नेवर थॉट कि रोना को बड़ी चीज़ है. असल में तो देखें ना, आप ग्रेट एक्टर प्रोड्यूस करते हैं जब उसको ग्रेट मटेरियल दें. अब उसने फिल्म में, टीवी पे एक लव स्टोरी ही प्ले करनी है, बॉय मीट्स गर्ल, उसमें कितनी ग्रेट वो एक्टिंग कर सकता है. तो थिएटर में एक लिखने की ट्रेडिशन होनी चाहिए, द बिगेस्ट थिंग. उससे किरदार होते हैं, फिर वो एक्टर जो है वो को बहुत बड़ा किरदार करने निकलता है, लाइक अ शेक्सपियरियन कैरेक्टर या किसी और प्ले राइट, बड़े प्ले राइट का कैरेक्टर. तो ही डेवलप्स एज एन एक्टर इन दैट. हमारे यहाँ तो गुंजाइश ही नहीं है. चाहे हिंदुस्तानी फिल्में हों ज़्यादातर जो बॉलीवुड मेन स्ट्रीम होती हैं, या हमारे यहाँ जो ज़्यादातर होती हैं, या हमारे यहाँ जो टीवी पे काम होता है, उसमें यही हो सकता है. वो डिमांड है रोने की, तो वो उन्होंने सीख लिया कि रोते किस तरह, एकदम रोते हैं. आप चुटकी बजाएं वो रोना शुरू करते हैं. दूसरी चीज़ जो बहुत एक चीज़ है जो कि मैं उसका नाम कहता हूँ इलस्ट्रेटेड एक्टिंग. उसको ज़्यादातर लोग कहते हैं इंडिकेटिव एक्टिंग.
कि आप बताते हैं अपने जेस्चर्स से, लाइंस तो रिटन हैं, आप अपने जेस्चर से बताते हैं आप कह भी क्या रहे हैं, कि या रिएक्ट आप कर रहे हैं, ख़ास तौर पे कोई बुरी बात कर रहा है तो आप कर रहे हैं टेलिंग द ऑडियंस कि मुझे ये बात नापसंद है, बट दैट इज़ बैड एक्टिंग, दैट इज़ बैड डायरेक्शन ऑल्सो, इट्स टेलिंग यू टू डू दैट। अ लॉट ऑफ टाइम्स मैं इसमें बन जाता हूँ बहुत बड़ा क्रिटिक, मैं कहता हूँ आई इवन सी इन हॉलीवुड फिल्म्स which are obviously not all of them are good, कि people are doing this, where एक typical आपका एक, there are certain cliches which actors repeat whether they're in Hollywood, Bollywood, in Pakistan, कि मतलब अगर sad and their heads will go down all the time, try to break what you think is कि होता आ रहा है कन्वेंशनल है, हालांकि कि आपको डायरेक्टर खास तौर पे जो अपना काम आसान करना चाहता है आपको कहेगा यही करो, बिकॉज उसको भी इससे आगे समझ नहीं है, ही इज लिमिटेड probably. So these are some of the things that I could touch upon, और मैं बात कर सकता था यार। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मोहम्मद ज़रा ख़ान है जी। फर्स्ट टाइम ऑडिशन दिया, अभी आज रिजल्ट अनाउंस होगा पता नहीं, मैं सब्र करके जाऊंगा, इनाम लेके जाऊंगा यहाँ से। मगर मेरा एक सवाल था, मैंने मास्टर्स किया है उर्दू में, तो जब से मास्टर्स किया तो कुछ लिखने की बात है और लिखता भी रहता। जैसे आपने शुरू अपने जब स्पीच की तो उसमें बताया कि कुछ लोग थे कि कॉपी करते थे, अडेप्ट करते थे, बताते नहीं थे। शुरू में अडेप्टेशन से थी, इवन इन पाकिस्तान टीवी शुरू में ज़्यादातर कराची, लाहौर के टीवी स्टेशंस, पेशावर, कोयटा, ये सारे अडेप्टेशंस करते थे। हाँ, ये तो खैर हमारे दोस्त भी लाइक मुन्नू भाई वगैरह ये अडेप्टेशंस कर रहे थे। फिर अब देखना जिस तरह वही सफदर मीर साहब का मैंने नाम लिया था, उन्होंने कौन सा यार मुझे रशियन राइटर का नाम लिया, उसके सन्स एंड लवर्स से नहीं, सन्स एंड लवर्स से D.H. लॉरेंस, उसका उन्होंने अडेप्टेशन की थी कुर्बतें और फासले। तो ये शुरू में टीवी में भी अडेप्टेशन ही थी, फिर उन्होंने कहा कि नहीं हम चाहते हैं कि ओरिजिनल भी लिखा जाए। हो सकता है वो रोम कॉम्स है ना। लेकिन सर मैंने ये भी सुना है कि आपको शुरू में क्रिएटिविटी के लिए थोड़ा इंस्पिरेशन लेनी पड़ती है, थोड़ा बहुत आइडिया हम कहीं से Yes, of कर course. सकते हैं, उसके बाद फिर अपने उसमें सांचे में ढाल के उसको न्यू उस तरह से क्रिएट कर सकते हैं या उसे जनरेट कर सकते हैं। जैसा अरस्तु की फ़िलासफ़ी पढ़े या अफलातून की पढ़े, उनकी भी इस तरह की फ़िलासफ़ी रही है, तो मैं लिखते भी रहा हूँ। तो मज़ीद आप इस क्रिएटिविटी को इन्हेंस करने के लिए कोई अपना फीडबैक देना चाहेंगे जो मेरे लिए आने में बेहतर हो कि और मैं चीज़ के लिए कि राइटिंग स्किल्स के लिए, या कोई चीज़ लिखते हैं, जैसे कुछ परफॉर्मेंस में अगर लिखता हूँ, मैं स्पीचेस वगैरह लिखता हूँ और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे कर रहा होता हूँ। ये सब चीज़ें बहुत वो तो बल्कि एक्टर को भी कहते हैं कि उसकी बेस्ट ट्रेनिंग इज़ द वास्टनेस ऑफ हिज रीडिंग, इवन फॉर एक्टर्स। या ओके, थैंक यू सर। और वैसे कहा तो ये Sir, Sir, can you please share your experience which was you done with Bollywood industry? No doubt, sir, no doubt. एक और सवाल मेरा इनके लिए सबके लिए कि ये थिएटर में एक हमारे डिस्क्रिमिनेशन भी है कि पाकिस्तान में थिएटर बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो हम क्यों करें थिएटर? कितना एक एक्टर को या डायरेक्टर को या राइटर को ट्रेड करने में थिएटर का क्या रोल है फॉर फिल्म और फॉर टीवी और फॉर एनी मीडिया? आई थिंक कि पाकिस्तान में तो ये शाह साहब ने जो सवाल पूछा ये बहुत इंटरेस्टिंग है और अच्छा है इस हवाले से कि अभी तक हमारी जो बेस्ट ट्रेनिंग ग्राउंड है फॉर एन एक्टर, चाहे वो फिल्म में जा रहा हो या टीवी में जा रहा हो, इज़ थिएटर। यू नो, थिएटर इज़ it teaches you so many things जो कि आपको वैसे बड़ी how does an actor use a prop, for instance, how does an actor, simple straight things, how does an actor hit his marks without
and covering them up without making them look artificial, as if he's doing something. आप समझते हैं ना, hitting your mark. आपको जब मूव दी जाती है, आपको कहा जाता है यहाँ से आपने यहाँ तक जाना है, ठीक है? तो you know how to do it and make it seem natural, how to move, and of course how speech के अंदर और मूवमेंट में दोनों में ये चीज़ है कि मैंने एक बार पढ़ा था, वो बड़ी अच्छी चीज़ थी कि एन एक्टर मस्ट मूव ब्यूटिफुली बट ही शुडंट सीम टू बी डांसिंग बिकॉज वो बेहुदा लगेगा. सिमिलरली एन एक्टर शुड स्पीक ब्यूटिफुली बट ही शुडंट सीम टू बी सिंगिंग, वो भी बेहुदा लगेगा. सो बिकॉज वी हैव टू बी क्लोज टू नेचर. एवरी टाइम यू डू समथिंग जो कि स्पीच में या मूवमेंट में विच इज़ नॉट क्लोज टू नेचर, इट विल नॉट प्ले वेल. Even in theatre, TV और film में तो because camera is way up close, there are major distinction between television and these other mediums, चाहे TV हो या film. वो ये है कि the theatre you create close-ups through movement and the placing of an actor. In film and TV you just bring the camera closer or the actor closer to the camera. So, and point of view you're developing constantly by how you place the camera and the lens you use, and of course also movement. आपको पता ना इन कैमरा एडिटिंग किसको कहते हैं? पता है आपको? इन कैमरा एडिट एक फिल्म है हिचकॉक की, द रोप. द होल फिल्म इज मेड इन 9 रील्स. अब तो वो कार्ड्स इस्तेमाल होते हैं ना, और उसकी बड़ी रील हमारे ज़माने में, मैं कह सकता हूँ हमारे ज़माने में, मेरा ये भी ज़माना है लेकिन हम आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले, इवन 50 ईयर्स पहले, और उससे पहले मुस्तकिल जब से फिल्म शुरू हुई है 1800 पता नहीं किधर से, तो सॉरी व्हाट वाज आई सेइंग, रील. वो सबसे बड़ी रील 10 मिनट की होती थी. इट्स 24 फ्रेम्स पर सेकेंड. एक बहुत बड़ा फ्रेंच डायरेक्टर यॉन लुक गोदार्ड ने कहा है कि फिल्म इज रियलिटी एट 24 फ्रेम्स पर सेकेंड. तो दैट्स अ इंटरेस्टिंग वे ऑफ सेइंग व्हाट इज अ फैक्ट. बट वो रील होती थी एक, अब वो होती थी 1000 फुट की. 100 फुट का 1 मिनट बनता था. मैंने टीवी सीरीज, जिसको अब आप कहते हैं, हम ज़्यादा कमर्शियल्स कहते थे, मैंने वो भी बनाए. मेरा असल में एक्टिंग से पहले प्रोफेशन एडवर्टाइजिंग था. आई वॉज अ कॉपी राइटर एंड अ विजुअलाइजर. और मैंने कॉलेज में पढ़ाई के दिनों में ही काम शुरू किया. मैं 17-18 साल का था. आई वॉज अ पार्ट टाइम कॉपी राइटर. तो जो वो 1 मिनट का होता था, तो अगर हमने मसलन 1000 फुट की रील इस्तेमाल की है टू मेक 1 मिनट का कमर्शियल या टीवी सीरीज, द बिग, क्योंकि यही डिविजन्स हैं टीवी सीरीज की, 1 मिनट, 60 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स एंड अ वेरी स्मॉल वन 7 सेकेंड्स. तो 100 फुट हमने इवेंचुअली एडिट करके पेश करना है. तो उसके लिए अगर हमने पूरी रील 1000 फुट की खर्च कर दी तो हमारा रेशो 10:1 है. किसका मतलब हर 10 फुट में से हमने 1 फुट निकाला है, या 1000 फुट में से हमने 100 फीट निकाले. ठीक है ना? तो ये होता था. तो वो वी वर वेरी लिमिटेड. सबसे कॉस्टली चीज़ फिल्म मेकिंग में पाकिस्तान में उस ज़माने में थी द स्टॉक. दैट्स व्हाट वी कॉल्ड इट, द स्टॉक, द फिल्म. और यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि ऐसे जस्ट रन इट. मुझे अब तो कीमतों का नहीं पता. वो मेरा ख्याल है एक, अगर आज के दिन वो कैन आपको मिले 1000 फुट का, वो 30-40 हज़ार रुपये से कम का नहीं होगा. क्या पता ज़्यादा ही हो, क्योंकि आज से 20-25 साल भी आखिरी बार जब मैंने यूज़ किया वो को 15,000 का था. तो दैट इज़ हाउ इट इज़. तो बहरहाल ज़्यादा फ्लूइड मीडियम है इन अ वे टीवी. और ये थिएटर में क्लोजअप्स नहीं, टीवी को तो कहते ही क्लोजअप मीडियम है.
बट थिएटर में सबसे बड़ी बात जो एक्टर सीखता है, यू आर एक्टिंग विद ऑल योर बॉडी. टीवी के ऊपर ना आप सीखते हैं कि हाउ टू थ्रो योर वॉइसेस. हमारे बहुत, आपका तो मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन अब भी यही हाल होगा. हमारे भी ज़माने के जो बड़े एक्टर थे कई टीवी के, दे वर टोटली यूजलेस ऑन स्टेज. दे कुडंट परफॉर्म. They couldn't move about with ease when they were given so much space, क्योंकि उनको आदत थी कैमरे के साथ या उसके सामने ही आ जाना या उससे दूर चले जाना. यहाँ आपके पास पे पूरी जगह आपने भरनी, ठीक है, आपके साथ और भी एक्टर भी होंगे. क्लोजअप मीडियम है, आप करके खामोशी से बोलेंगे, वो माइक्रोफोन आपको पकड़ेगा. तो वो वॉइस को प्रोजेक्ट करना, उसकी मॉड्यूलेशन, no idea. And because it's a close-up medium, you get used to just playing with your face. You know? आप थिएटर पे आप पूरा, आपका जिस्म मुस्तकिल नज़र आ रहा है आपकी ऑडियंस को. So whatever you're doing, you're playing with your whole body all the time. You know? And that's it. वैसे आप ही के सवाल के कि क्या है, ये है और अडेप्टेशन और क्या नकल है और क्या इंसान की अपनी अकल है, मैं उसमें यही सिर्फ बताऊँ कि लोग कहते हैं इतना रिड्यूस किया हुआ है कि वो बहुत से सारे ही लोग कहते हैं कि 36 सिर्फ कहानियाँ, और कईयों ने रिड्यूस करके 4-5 कह दी कि जी 4-5 ही कहानियाँ, उनको आप इस तरह कोई लिखता है, कोई इस तरह लिखता है, कोई उस तरह लिखता है. तो वही नेचर है जिसको हम फॉलो करते हैं, देखते हैं. मतलब इन शाह साहब को भी बड़ा शौक़ है, मुझे भी बड़ा शौक़ है पेंटिंग का. एक हमारे बहुत मशहूर अदाकार कहते हैं, यार मुझे तो समझ नहीं आती कि ये पेंटिंग और ये आर्ट क्या होता है, एक पेंटिंग दूसरी. मैं कहा मुझे जहाँ तक समझ आती है, वक्त, स्पिरिट ऑफ द टाइम जिसको हम कहते हैं, ज़ीस्कीस्ट, वो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि सिर्फ एक ज़माने की परसेप्शन उसी चीज़ के बारे में बदल जाती है, चाहे वो फूल हो, दरख्त हो, इंसान हो. You know, otherwise we are writing the same stories again and again, but differently because we belong to a different age. That's all. Otherwise तो शेक्सपियर के बाद असल में सच्ची बात है किसी को कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं. You know, तो और कोई मैं आप सवाल पूछना चाहें? जी जी. सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग एक्टिंग स्कूल में अलग अलग टेक्निक्स पढ़ते हैं, आपका इस नर्सरी में क्या प्रोसेस रहा है अपने कैरेक्टर को अप्रोच करने का, और आपके ये क्या इम्पोर्टेंट होता है कि आप ये अचीव पॉइंट कि ये अचीव कर लिया तो मैंने अच्छी लगा. सबसे बड़ी चीज़ मैं समझता हूँ फॉर एन एक्टर, और वो इनफैक्ट स्टानिस्लावस्की ने भी बाद में कहा है, इज़ इमेजिनेशन. हालांकि आपको लिखता भी कोई और है, डायरेक्टर भी आपको डायरेक्ट करता है, लेकिन एक्टर की अपनी इमेजिनेशन, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. एंड लाइक इन एनी अदर क्रिएटिव आर्ट, इन एक्टिंग ऑल्सो इमेजिनेशन प्लेज अ बिग पार्ट. I have not been, if I was to make some, I've never been able to. मैं हालांकि off and on पढ़ाता रहा हूँ as a visiting faculty member in some institutions in Lahore. लेकिन I never been able to make a kind of a, I would have liked to make some kind of a system जो कि मैं भी बनाता और करता. उसके लिए बड़ा एक और किस्म का काम दरकार है, and बहुत एक और किस्म की मेहनत है और बहुत मुस्तकिल काम की ज़रूरत है. कि मतलब अगर आप थिएटर में कार्य कर रहे हैं तो आपकी अपनी रेप कंपनी है, आप उसके साथ दिन रात, यू नो, लाइक आई वाज ओनली येस्टरडे OSN, मेरे कमरे में OSN टीवी चलता है, तो स्टीवन स्पीलबर्ग का इंटरव्यू था. वो फिल्मों के बारे में बात कर रहा था, तो कहता है इट्स सो अमेजिंग, हम जो फिल्में बनाते हैं इससे बड़ा प्लेग्राउंड इंसान को नहीं मिल सकता खेल तमाशा करने के लिए. जिस तरह हमारे यहाँ मार्वलस सेट्स बन जाते हैं और ये होता है वो होता है, कहते हैं इससे बड़ा और मज़ेदार प्लेग्राउंड ही नहीं मिल सकता खेल तमाशे के लिए. सो आई मीन आई अप्रोच, तो मैं अप्रोच शुरू में किस तरह करता था, आई थिंक आई हैव बीन वेरी डिपेंडेंट ऑन द स्क्रिप्ट, बट आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग इन लेट लाइफ
इज ये जो होता ना कि जी आवाज़ की बारीकी, और मेहदी हसन जिस तरह गज़ल गाता है तो एक्टर भी कुछ उसी तरह अल्फाज बोले. आई डोंट नो, आई वुड लाइक, एक्टर के टैलेंट में ये भी है उसके अंदर की कुदरती स्पीच रिदम्स क्या हैं कि वो, he doesn't have to try for that. The rhythm should be inside him, I think. And if he has to try for it, well, it's a skill. आप कर सकते हैं. लेकिन he shouldn't have to. I would like to now do something, but पता नहीं मेरे में इतनी हिम्मत है, क्योंकि वो कोई पता नहीं उनको बुरा लगे आगे मुझे काम ही देना बंद कर दें. Is to just speak, just straight, just throw it, you know. And let's see how that goes. I'm probably going to do that. I'm not going to think about how to say the line. इतने सालों से मैं काम कर रहा हूँ, it should come, you know, naturally. मैं भी शुरू में आपको ज़रूर, शुरू में मैंने जब ड्रामा भी डायरेक्ट किया तो ये 1 एक्ट प्ले था, 6 महीने कॉलेज का ही प्रोडक्शन थी, उसमें करता रहा. तो वो जो लीडिंग लेडी थी ना मेरे साथ, हमारी सहेली थी, दोस्त थी, उसको बाकायदा पेंसिल से मैं बताता था कि ये देखो इस तरह करके, ये इस तरह बोलना है, ये फिर फ्लैट है, ये नीचे आ गया. तो एंड आई मेड हर डू दैट एंड शी गेव अ ब्रिलियंट. इट्स ऑल्सो अमेजिंग जब आप कई बार आप कोई चीज़ लेट्स से इमोशनल है उसको बोलें ठीक तरह ना, तो आप में फिर एकदम आपके काबू से बाहर कुदरती तौर पे वो इमोशंस जो हैं वो आने शुरू हो जाएंगे और नमूदार. सो स्पीच इज yes important, its modulation is important, it is a skill, and just as crying जिस पे बहुत माहिर हो गए हैं हमारी ख़ास तौर पे लड़कियां, क्योंकि उनको ज़्यादा रोना पड़ता है ना बेचारियों को. तो ये है. और हाँ जी सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आवाज़ आ रही? अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने कहा एक्टर मस्ट हैव मोटिवेशन. तो शुरू में जवानी में हमें पता है हर आर्टिस्ट बनना चाहता है कि बड़ी बड़ी चीज़ें करना चाहता है, लेकिन जब आपकी एज में पहुंच जाता है तो ऐसी कौन सी मोटिवेशन जो आपको ड्राइव करती है? फॉर एग्जांपल नसीरुद्दीन शाह साहब हैं या एंथनी हॉपकिंस हैं. वही है, दे वांट टू, आप जो भी काम पकड़ते हैं उसमें फिर आप एक्सेल करना चाहते हैं ना. मैं तो समझता हूँ कि यही है, एक दयानतदार बन बैठ जाओ खड़े. तो वो तो आपकी मोटिवेशन यही है ज़िंदगी में. अब जिसने जो भी मोटिवेशन ज़िंदगी में बनाई है उसमें वो लग गया है, तो अब बस फिर उसमें है, उसमें वो करना चाहेगा ज़्यादा से ज़्यादा जो भी कर सकता है उसमें. और क्या, और तो कुछ नहीं. अस्सलाम वालेकुम सर. जी सर सबसे पहले तो मैं तज़ियत से स्टार्ट करना चाहूँगा. आपकी वालिदा इस दुनिया से चली गई, अल्लाह ताला जन्नत नसीब फरमाए. और सर दूसरी आपकी तारीफ़ भी करना चाहूँगा. रिसेंटली मैंने रकीब से देखा और यू आर लाइक इनक्रेडिबल एज ऑलवेज. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग जब कुछ परफॉर्म कर रहे होते हैं तो मोस्टली इस तरह होता है कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हो अपनी सराउंडिंग्स के बारे में. माहौलियाती जो चीज़ें आपके ऊपर वो अफेक्ट करने लग पड़ती हैं, तो उस चीज़ से निकलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? माहौलियाती चीज़ें जिस तरह आसपास जो जी हो रहा है, जी आसपास की चीज़ें, इंसान अपने लिए भी कॉन्शियस हो जाता है कि फॉर एग्जांपल कोई आपका, मैं हंसूंगा तो अजीब सा लगूंगा, मैं रोऊंगा अजीब सा लगूंगा, ये कॉन्शियसनेस आ जाती है. ये तो अभी हम जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो एक यंग मैन, नॉट दैट यंग बट इज़ अ वेरी टैलेंटेड पर्सन, आसिम अब्बासी, उसका प्रोजेक्ट है. तो वो जी जिसने चुड़ैल्स भी किए, केक फिल्म भी बनाई, ये इसका तीसरा प्रोजेक्ट है जो कि जिसकी वजह से मैं इनफैक्ट कराची में हूँ. ये तो मैंने इनसे बात की फ़ोन पे, फिर इट्स वेरी नाइस, ही सेड आप आ जाए हमारे स्टूडेंट से भी बात करें. तो आई वाज, उसने हमें शुरू में 1-2 बड़े जो आजकल फ़नकार अदाकार हैं हॉलीवुड के, उनके इंटरव्यूज़ अबाउट देयर यू नो अ मास्टर क्लास एज दे कॉल इट. आप गूगल भी करेंगे यू विल गेट मास्टर क्लास इसकी, मास्टर क्लास उसकी. कौन है यार वो एक्ट्रेस, बहुत बढ़िया ऑस्कर विनिंग एक्ट्रेस है. उसने जैकलीन कैनेडी का भी रोल किया था. द स्वान देखी आपने? जी हाँ, नेटली पोर्टमन का इंटरव्यू था. तो उसमें अब ये जो आप बात कह रहे हैं ना, वो
शी इज टॉकिंग सिंपलिस्टिक थिंग्स बेसिकली, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं कि अगर मैं बैठी हूँ तो मेरा ये ज़रा सा लव हैंडल शो हो रहा है एंड आई एम ट्राइंग टू कीप माई स्टमक इन, तो शी सेड दैट्स बैड. अगर है तो आई शुड लेट इट गो. सो इफ यू whatever you are, and there are a lot of actors, great actors who are not very good looking people, but they on screen don't make themselves conscious and don't make us conscious. That's why we appreciate their performance, because we're not looking कि अच्छी शक्ल की या बद शक्ल, हम देख रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस. सबसे पहले तो उन्होंने अपने आप उससे निजात ली है. इफ ही इज नॉट अ मार्वलसली लुकिंग ग्रेट लुकिंग पर्सन, उसने सबसे पहले अपने वो निकाल दिए बात अपने जहन से ताकि हमारे जहन को भी टच ना करे. तो यू ऑलवेज हैव टू फाइट अगेंस्ट दैट और एंड डोंट बॉदर अबाउट इट. यू नो देयर लॉट ऑफ, पहले इतना नहीं था. पहले ज़माने में जिस तरह हिंदुस्तान पाकिस्तान में अभी तक है कि एक ख़ास किस्म का लड़का या लड़की होते थे हीरो हीरोइन, अब तो ऐसी नहीं है बात, नॉट इन द वेस्ट एटलीस्ट. और ये जो पैरेलल सिनेमा और दूसरे सिनेमा जो थे जिसमें नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी वगैरह ये लोग थे, ये कोई बड़े उस तरह तो हसीन शसीन तो नहीं थे ना. दे जस्ट आप परफॉर्मिंग, उनको आप रोमांटिक रोल दें जो भी दें. अस्सलाम वालेकुम सर. सर मेरा तल्लुक़ फैसलाबाद से है, तो सर मेरा क्वेश्चन आपसे भी है और सर से भी है जी. सर अहमद शाह साहब से. अच्छा सर, ऐसे है कि क्योंकि फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल में परफॉर्मेंसेस होती हैं लेकिन उस तरह से नहीं होती, तो अभी भी आर्ट्स काउंसिल, पंजाब आर्ट्स काउंसिल कंपटीशन वहाँ पे करवा रहा है, लेकिन उस तरह से हमारे पास कोचिंग नहीं है, ना ही कोई कोर्सेज वगैरह होते हैं मतलब एक्टिंग को सिखाने के लिए. तो एक तो उस तरह से बात है, और सेकंड सर शुरू में ये एक चीज़ का डर था, जैसे थिएटर है, मतलब मैं डरता था कि थिएटर मैंने नहीं करना, क्योंकि हमारे यहाँ जो एक थिएटर की शक्ल है, जिस तरह एक कमर्शियल थिएटर है और एक ये इस तरह से, तो सर उससे डर लगता था कि वो स्टैंप ना लग जाए कि ये थिएटर वो वाला करता है. तो लेकिन सर जब यहाँ पे आए तो ये समझ आई कि वाकई थिएटर यहाँ से है और एक्टिंग यहाँ से सीखी जाती है. तो सर बॉडी मूवमेंट के बारे में भी पूछना चाह रहा था कि कभी कभी आप लगता है कि ऑडियंस आपको देख रही है, लेकिन आप जब आई कांटेक्ट होता है, जैसे कि वो कहते हैं कि इमेजिनरी वॉल जो है आप उसको ज़हन में रखें. दिस इज द फोर्थ वॉल ना. फोर्थ ये इमेजिनरी. सिनेमा में भी होता है, Yes, टीवी पे भी होता है, TV यहाँ भी होता है. बट सर जब भी आई कांटेक्ट हो जाता है उसके बाद से वो बॉडी जो होती है ना वो उस तरह से वो नहीं होती, यानी कि करैक्टर से थोड़ा सा बंदा बाहर निकलने लग पड़ता है. तो कोई बात नहीं, निकल can जाए, you वापस आ जाए. ये वापस- ऐसा ना निकले कि फिर आए ही ना. नहीं सर, वापस आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. हैं? तो वापस आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. सर ये 2-3 सवाल आने की कोशिश कर रहे थे, मैं चाहता हूं इनको ये बिल्कुल आप क्लियर करें कि कोई भी एक्टर अपने आप को न्यूट्रलाइज कैसे करे और अपना जो फियर है उसको खत्म करके जीरो पे लाके कैरेक्टर के अंदर कैसा जाए. वो ये सब यही पूछना चाह रहे हैं कि अपने आप को कैसे इसको मतलब वो कर लें कि है कोई भी मोहम्मद हुसैन है, सलमान अरमान दिल से निकल आए. तो इसके लिए कितना रिहर्सल, कितनी परफेक्शन, कितना फोकस, कितनी डेडिकेशन चाहिए. बुनियादी तौर पर सबका सवाल यही है कि एक्टर तो तब बनेंगे ना जब अपने उससे निकलेंगे. लेकिन ये है कि उसके लिए रिहर्सल की ज़रूरत है. कई एक्टर्स में बुनियादी तौर पे ऐसा होता है, दे आर ऑल्सो वेरी गुड एट इम्प्रोवाइजेशन, सम एक्टर्स आर नॉट. वो नेटली पोर्टमन के इंटरव्यू में भी था कि शी सेड देयर सम एक्टर्स हु फाइंड इट डिफिकल्ट टू क्राई. So then they are given, you know, then they have to perform it in the sense कि उनको मसनूई आंसू वगैरह जो भी है, glycerin या something else they give them, but then they have to perform that. Yes, sir. So अच्छा डायरेक्टर आपको कहेगा कि अगर आपको रोना नहीं आ रहा तो आप रोए नहीं. You can still express the emotion without really dropping tears. वैसे भी कहते हैं सर मर्द को मतलब रोता नहीं है. ये बड़ी बुरी बात है ना, because we are all taught our lives never to cry because we are men. और जब आप एक्टर बन जाते हैं आपको ज़रूरत पड़ती है उस वक्त आपके लिए मुश्किल हो जाता है. Yes, sir. तो ये है. तो बट और सर, ये आर्ट्स है काउंसिल कि के बारे में- रिहर्सल इज ऑल्सो वे टू इट. देन देयर आर मेथड्स that you can use at times if you and to understand what you're really playing you have to. अब कल के दिन हम we were going to improvise, me and Nikit, हमसे नहीं हुआ. हमने कहा यार छोड़ो, ये हमसे नहीं हो रहा.
अब ये रहने दो, 2-4 मिनट हमने ट्राई किया तो वो नहीं हुआ हमसे। यहाँ बताएं। नहीं तो देखें, अब मैं, आपने कहा ना कि फैसलाबाद में ये नहीं है वो नहीं है। अब मैं आप इन इंट्रोडक्शन में भी बताया कि आई वॉज इन रशिया, आई वॉज डूइंग अ फिल्म कोर्स है, मैं तकरीबन 4 साल वहाँ था। तो पूरा उस ज़माने में वो रशिया नहीं था, वो सोवियत यूनियन था। ये ताजिकिस्तान, कज़ाकिस्तान, ये सारे जो थे, ये तुर्कमेनिस्तान, ये सारे उसी एक मुल्क का थे, हिस्सा थे। 15 रिपब्लिक्स थी मेरा ख्याल है पूरी सोवियत यूनियन में, रशिया बीइंग वन ऑफ देम। अब इतना बड़ा रूस, तो इंस्टीट्यूट एक ही था फॉर फिल्म मॉस्को में, द ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड एंड ओनली वन। मुझे नहीं पता अब उस मुल्क में एक छोटा सा डिपार्टमेंट था, जॉर्जिया, जो कि वो भी एक अलग मुल्क बन गया स्टेट में, उनके कैपिटल में तिब्लिसी में। दैट वाज अ डिपार्टमेंट ओनली, बट पूरा एक इंस्टीट्यूट, हमारा जो इंस्टीट्यूट था, इट डिड नॉट कम अंडर एनी यूनिवर्सिटी, इट वाज एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट, दैट्स व्हाई इट वाज कॉल्ड एन इंस्टीट्यूट, यू नो। तो वहाँ पूरे इतने बड़े सोवियत यूनियन से लोग आते थे, एक ही जगह आते थे सीखने। अब आप फैसलाबाद से यहाँ आए हुए हैं ना, तो ठीक है, ऐसे है। और आप कुछ पूछ, हाँ जी। एक्टर की बेसिक डेफिनेशन सर क्या है, ये हमेशा से सवाल मेरे दिमाग में आता है। अच्छा, आई ट्राई टू थिंक ऑफ इट, बिकॉज डेफिनेशन जो होती है ना, वो बहुत बहुत बड़े आदमी भी घर में बैठ के मोमबत्ती के साए के पीछे से सोचते रहते हैं, फिर काफ़ी देर के बाद डेफिनेशन बैठ जाए। हाँ, मतलब मैं जो कहूँगा वो ऐसे ही अभी मैं कह दूँगा, कल के दिन मैं अपना भी माइंड बदलूँगा और किसी आप और को पूछेंगे, वो किसी और तरह डिफाइन करेगा। बट अब वो मेरे ज़हन में टर्म नहीं आ रही। हाँ, आई डोंट नो, आई थिंक वन ऑफ द ग्रेट डायरेक्टर्स, एंड ही वाज अ सेट डिज़ाइनर ऑल्सो, गॉर्डन क्रेग। उसने एक्टर को कहा था कि जो एक्टर अच्छा होता है, मुझे इस लफ्ज़ के, बिकॉज लफ्ज़ इज़ प्रॉब्ली जर्मन, पूरी तरह नहीं मुझे समझ आता है, इट्स कॉल्ड ऊबर मैरियोनेट, some kind of a super marionette. Puppet type thing. हाँ, super, हाँ, ये मैं भी समझ रहा था, thank you. तो uber marionette, I mean he is, he has to be an ideal of actor, physically fit and charming, and flexible in his movements, you know. हम बहुत सारे एक्टर होते हैं, ऑडिशन भी देने आते हैं, हम कहते हैं यार ये तो बड़ा स्टिफ है। हाँ, गत्ते का इंसान है, ये पत्थर का। तो ये चीज़ें हैं जो कि कुदरती तौर पे एक बंदे में होनी चाहिए। आगे फिर उसके स्किल पे उसको एनहांस आप करें, अगर नहीं है तो उसको बनाएं। तो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट ही इज़ एन ऊबर मैरियोनेट। मुझे टर्म एकदम आई, आजकल मुझे चीज़ें याद भी नहीं कई बार आती। इट्स वेरी गुड कि आई कैन गैदर देम फ्रॉम द पास्ट। हाँ सर, अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम अरमान है, मैं आर्ट्स काउंसिल थिएटर एकेडमी का स्टूडेंट हूँ, 3rd ईयर का। सर हम Now this is something I should have been doing more often, even while speaking here, which I have not done. And as theatre students, you should realize, I was standing constantly for almost an hour in one place. It's boring for your eyes. That's why when we do a performance on stage, we make people move so that your eye keeps shifting. It goes from this part of the stage to here, and I go there, and you know, it's like that. मैं यहाँ ही खड़ा होके ज़्यादातर बोलता हूँ because it's easiest for me. This is center stage, as you know. This is the most important part. Basically,
whatever is important to be done is mostly done on center stage. चलें आगे. सर मेरा सवाल ये है कि हम जिन एक्टर्स को देखते हैं रशियन, अमेरिकन या बॉलीवुड, सर वो थिएटर स्टूडेंट्स हैं, पढ़े हैं, थिएटर पढ़े हैं, और स्क्रीन में आते हैं तो सर कुछ और ही काम करते हैं. बट सर जब हम न्यू जनरेशन यहाँ से मतलब क्या आपका मतलब और काम करते हैं? मतलब सर कि उनके काम में कुछ नज़र आता है, कुछ एक्टर देखने को मिलता है. सर जब हम यहाँ के एक्टर्स को देखते हैं, इवन के नेपियंस को, जो अभी न्यू जनरेशन निकल रही है, जैसे कि पिछले 5-10 सालों में जितने भी एक्टर्स आए हैं सर, थिएटर में तो वो कमाल कर रहे हैं, बट सर स्क्रीन में वो रिफ्लेक्शन क्यों नज़र नहीं आ रहा हमें? You see, मैंने जिस तरह आपको शुरू में ही बताया था कि all these mediums are similar in many ways. They're also एक दूसरे से फ़र्क भी हैं. जैसे मैंने बताया एक क्लोज-अप मीडियम है. आप वहाँ विस्पर करें, you'll carry, तो आपकी आवाज़ माइक्रोफोन पिक कर रहे हैं ना. सर यहाँ आप थिएटर में तो माइक्रोफोन नहीं यूज़ कर रहे हैं. अब अगर मैं आपसे इस तरह बोलूँ, मुझे पता अभी भी मेरी आवाज़ आपको आ रही है. Sir. There are a lot of TV actors who can't project like that. And it should be like that. I mean, you should also try not to be either on stage or and TV or film to be shouting. कई बार ये होता है कि लोग नाराज हुए तो ये चीख रहे होते हैं. You don't really need to. If it's an exertion which seems to be, that can seem unnatural also, immensely. आप चीख चिल्ला के बोल रहे हैं, क्या जरूरत है? आप बोले जब जरूरत होगी, लेकिन उस पर भी होना चाहिए कि जोर ना इतना लग रहा हो. It should seem natural. ये ना लगे, पता लगे कि आदमी शाउट कर रहा है. That is the worst thing to put an audience on, to shout, especially in the theatre. सर ये थिएटर के मीडियम में सर हम पूरी बॉडी से काम लेते हैं, आवाज़ से काम लेते हैं, बट सर टेलीविज़न में इंडियन एक्टर भी सर अगर वो चीखते नहीं है तो कुछ एक जर्नी नज़र आती है कैरेक्टर की, जबकि हमारे यहाँ इदारों में मुझे लगता है अब तक वो एक्टर पैदा नहीं हुआ जो थिएटर से हट के या टीवी के मीडियम में, सिनेमा के मीडियम में वो काम करके दिखाया मीडियम शॉट में, कि एक पढ़ा लिखा थिएटर एक्टर. चले, ये तो अब आपकी खैर ओपिनियन भी है. इट्स नॉट जस्ट कि मैं ये नहीं कह सकता कि बिल्कुल, आई मीन दैट्स अ क्वेश्चन ऑफ ओपिनियन मैन ऑल्सो, बट हाँ आप बात ठीक कर रहे हैं. मोस्ट कई बार ज़्यादातर मेरा ख्याल है कई ऐसे एक्टर हैं पाकिस्तान में जो थिएटर, फिल्म, टीवी तीनों में कामयाब रहे, रेडियो तक, और कई हैं जो नहीं एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा सके. और ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, दुनिया भर में ऐसे है, ऐसे हैं कई एक्टर जो सारे मीडियम्स में कामयाब होते, कुछ नहीं जी. नहीं वो सर लग रहा था कि फिक्शन चलती है ना वहाँ पे ज़्यादा, जॉनरा जो है फिक्शन में परफॉर्म कर रहे थे, इसलिए शायद वो थोड़ी सी हट की चीज़ लगती है. जैसे भाई कह रहे हैं ना एक्टिंग के मुताल्लिक, हालांकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा एक्टर ऐसे परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे मतलब नए करैक्टर देखने को मिल रहे हैं जी. नए करैक्टर देखने को मिल रहे हैं, जैसे वो फिक्शन के बारे में बात कर रहे होंगे ना, कि फिक्शन में नए करैक्टर देखने को मिलते हैं, नए अंदाज में वो नज़र आते हैं. फिक्शन हाँ तो सारे ही है. ये यहाँ पे तो इस तरह से नहीं परफॉर्म किया जाता है फिक्शन में. यहाँ क्यों नहीं, मतलब मुझे समझ. अच्छा सर, फिक्शन जिस तरह वो शाह साहब बता रहे हैं, फिक्शन तो सारा ही है ना. हम लोग जो करते हैं, मतलब अब दूसरे भी जॉनर्स आ गए हैं. देयर इज docudrama, there is drama which is documentary looking, which is documentaries which are extremely dramatic, more dramatic than featureized drama. अब आप देखेंगे, अब पहले इसको अलग-अलग कैटेगरीज रखी थी. बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जहाँ डॉक्यूमेंट्रीज और फीचर फिल्म्स, ड्रामा फीचर फिल्म्स इकट्ठी जज होती हैं. वो कोई भी उनमें से बेस्ट फिल्म का अवार्ड ले सकता है, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री हो चाहे वो ड्रामा हो, क्योंकि उन्होंने कहा दिस इज़ फिल्म, डिस्टिंक्शन करना इसमें नहीं है. देयर आर सच परफॉर्मेंसेज ऑन स्टेज ऑल्सो एंड दे कैन बी मेड. अब देखें ना, ये फिल्म इज़ अ मीडियम जिसमें सारे मीडियम्स आ गए हैं, रेडियो, टीवी, थिएटर. अब बहुत सारी चीज़ें थिएटर में आ गई हैं फिल्म से लेके, क्योंकि लिखने में भी
और प्रेजेंटेशन में भी. Anything else? I think we've spoken enough. Assalamualaikum, sir. We should be जी बोले. Sir, कौन here, कौन right. सा आप हैं? Sir, my name is Ahin. हाँ. I just want to ask कि थिएटर के अंदर म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट्स का कितना बड़ा रोल होता है आपके लिहाज से? थिएटर में यस सर. मेरा ख्याल है कि एक तो मैं सबसे पहले ये बात कह दूं कि अब जबकि फिल्म और टीवी में इतना बहुत ज़्यादा हो गया है काम एंड इतना फेमिलियर हैं हम फिल्म और टीवी से, तो थिएटर जो है उसको ये नहीं चाहिए कि वो ये बताए ट्राइंग टू ट्रांसपोर्ट यू टू अनदर वर्ल्ड. थिएटर में आपको मुस्तकिल पता लगना चाहिए 24 घंटे कि ये फिल्म नहीं है, ये थिएटर ही है. अब 19वीं लेट सदी में जबकि फिल्म इस तरह नहीं थी तो तब ठीक था, बिकॉज यू कैन नेवर मैच इल्यूशन ऑन थिएटर विद इल्यूशन इन फिल्म. सो यू मस्ट ट्राई टू मेक, अब थिएटर को आप इस तरह बनाएं कि आपको महसूस हो कि थिएटर, मतलब मैंने एक प्ले लिखा जो मैं उस तरह नहीं कर पाया जो उस तरह मैं करना चाहता था. उनसे शाह साहब से मैंने बात भी की थी, वो अंग्रेज़ी में है और हमने उसको प्ले रीडिंग उसकी वलायत में भी की थी. तो आई वांटेड कि उसकी जो स्टेज डायरेक्शंस है ना वो पढ़ी जाएं और साथ साथ परफॉर्म हो और उसमें कोई पपेट्स भी हों. इसलिए वी आर टेलिंग यू दिस इज थिएटर एंड स्टिल वी आर मेकिंग इट वेरी वेरी enjoyable because it's a live performance. That is something that film can't do really. That is your thing that you have here. You have a live performance. And an actor playing the same role is slightly different every day. So एक दिन उसकी परफॉर्मेंस कुछ और तरह की होती है, एक दिन कुछ और तरह की होती है. जो बहुत बड़ा स्टेज का एक्टर लॉरेंस ओलिवियर, वो खुद भी कहता पता नहीं क्या हुआ था आज के दिन, वो बात नहीं थी, मैं वो नहीं कर सका जो मैंने कल की थी. इट्स अ मिस्ट्री. तजस्सुस में इंसान रहता है कि भाई क्या था, खुद एक्टर रहता है तजस्सुस में. एक दिन उससे कुछ और होता है, एक दिन कुछ और होता है. तो दैट्स, यू हैव अ लाइव परफॉर्मेंस है. यू सी, दिस इज योर, ये आपकी बड़ी बात है जो कि थिएटर में है. और है हाँ जी, बोल थिएटर का स्टूडेंट है, आवाज से बोलो. दो सवाल है मेरे. पहला सवाल तो ये है कि लैंग्वेज जो है एक एक्टर का टूल है. ठीक है, जितनी आपकी लैंग्वेज, जितनी आपके पास वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग है या आपके पास अल्फाज ज़्यादा है तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है. इसमें आवाज़ है. अच्छा, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है. तो मैंने ये देखा कि यहाँ के इंस्टीट्यूट जो है थिएटर के, वो उर्दू ज़ुबान को बहुत ज़्यादा तरजीह देते हैं और उसी तरह वो अगर कोई अंग्रेज़ी ज़्यादा अच्छी बेहतर बोल सकता है या समझ सकता है तो उसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते. लेकिन मैंने अब जैसे ये वाज़ेह है क्योंकि हमारी ज़बान तो असल में उर्दू या उसके अलावा जो हमारी वो पंजाबी, सिंधी, पश्तो जो भी है, लेकिन अंग्रेज़ी ठीक है, वो भी हमने सीखी हुई है अपने मास्टर से, वो भी हम अच्छी बोलते हैं और लिखते भी कई बार अच्छी हैं. सर, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ अंग्रेज़ी ज़ुबान की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ पश्तो, सिंधी, फारसी, कुछ भी चाहिए. एक आर्सेनल आपकी इन्हेंस हो रही है एज एन एक्टर, तो उस पर जो है इम्पोर्टेंस इतनी नहीं दी जाती. तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें इन चीज़ों पे ध्यान ज़्यादा देना चाहिए. मैं भी स्टूडेंट हूँ, इंशाल्लाह आई विल गेट समवेयर. सो वो जो है एक जहन में मेरे बात है कि अगर यहाँ से एक स्टूडेंट निकलता है 3 साल बाद, सिर्फ एक ज़ुबान में उसने अदाकारी सीख ली है लेकिन उसकी ज़ुबान सिर्फ एक है, तो क्या उसके पास उतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जितनी एक ऐसे अदाकार के पास हैं जिसको अंग्रेज़ी, फ़ारसी, टर्किश ये 3-4 ज़ुबानें आती हैं? क्योंकि अब जो इंटरनेट के प्लेटफॉर्म्स हैं वो बहुत बड़े हो गए हैं और वहाँ से बहुत काम आ रहा है लोगों को. तो एज एक्टर्स वी हैव टू थिंक कि हमारी लिंग्विस्टिक्स, हमारी लैंग्वेज वोकैबुलरी हाँ, तो उसमें तो फिर आसान है ना कि आप जिस चीज़ के लिए एम कर रहे हैं वहाँ अगर अंग्रेज़ी की ज़रूरत है, या तो अगर आपके पास नहीं है उतना अबूर उस ज़बान पे जितना कि वो चाह रहे हैं तो आप वो काम नहीं कर सकते. दूसरा ये कि आप फिर सीखें. या एंड अनदर क्वेश्चन, लास्ट वन फ्रॉम माय साइड.
सर मैंने ये ज़िंदगी में अहद किया है कि जब भी कोई अच्छे अदाकार या डायरेक्टर से मैं मिलूंगा तो ये सवाल ज़रूर पूछूंगा कि व्हाट वाज द वर्क दैट यू वांटेड टू डू बट यू कुडंट डू आइदर इन थिएटर और इन स्क्रीन। कोई एक ऐसा कैरेक्टर, कोई एक ऐसा प्ले जो आप करना चाहते थे वो नहीं किया आपने और अफसोस है या कोशिश कर रहे हैं कि ये करना है। मैं असल में बहुत सीधा साधा सा बंदा और एक्टर हूँ। मैंने कोई अपनी ज़िंदगी में ऐसे कभी सोचा ही नहीं है। असल में मैंने तो आई हैव नेवर बीन सेलेक्टिव, ओनली जो काम मेरे सामने आता है तो मैं ये सोचता हूँ कि यार उसमें से मैं सेलेक्ट कर लूँ, लेकिन मैं ख़ुद ख़ास तौर पे निकलूँ कुछ करने सेलेक्ट वो नहीं। बल्कि मैंने डायरेक्टोरियली किया है एक दो बार कि मैंने कहा कि यार ये वाला प्ले मैंने डायरेक्ट करना, बट एज एन एक्टर आई हैव नॉट कि मतलब मैं अपने लिए कोई चीज़ ख़ास लिखवाऊँ या मैं कहूँ। मेरी वालदा का था, हमेशा बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी कि वो लेडी मैकबेथ का रोल करना चाहती थी जो कि वो नहीं कभी कर पाई। लेकिन मुझे कोई सच्ची बात है कि ऐसे कोई, बट आई एम सेलेक्टिव व्हेन इट कम्स टू व्हेन आई एम गिवन समथिंग I see whether I want to really do it or not. At times I don't want to do it, I have to do it because I have to earn money. So I say, okay, चलो ठीक है। चलें और कुछ? जी। सर हमारी थिएटर एकेडमी तमाम स्टूडेंट्स और जो भी यहाँ पे टीचर्स मौजूद हैं उन सब की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। आपने वक्त निकाला, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इस तरह के इंटरेक्शंस हमारे और भी होते रहें, आप भी आते रहें, ये उम्मीद है। और अब सर हमारे अभी सेमेस्टर इख्तिताम हुआ है तो चंद जो टॉप परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स हैं उनके सर्टिफिकेट्स आपके हाथ से देना चाहेंगे अहमद शाह साहब। दानियाल बुरहान, साइमा खान, दानियाल, थर्ड शहरियार अनवर सर, लाइन में खड़े रहेंगे। हमारे थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं हसाम इरफान, इन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल किया था। मुनीब शेख, थर्ड ईयर स्टूडेंट, थर्ड पोजीशन। हिरा हनीफ, सेकंड ईयर की स्टूडेंट हैं, पियानो की, इन्होंने सेकंड पोजीशन हासिल की है। फ़हीम अहमद, ड्रम्स के स्टूडेंट, सेकंड। मोहम्मद शहमीर, शहमीर। सज्जाद अली, सज्जाद अली। बाकियों को ट्रांसक्रिप्ट मेरे ऑफिस से मिलेगी। इस उम्र में ज़ाहिर है
हम सभी थे, सलमान साहब भी थे, मैं भी था। बहुत सवाल हम पूछते हैं, बाद में अपने ऊपर शर्मिंदगी भी होती है, हंसी भी आती है कि यार मैंने कैसा बेवकूफ़ी का सवाल पूछा है। लाशारी बड़ा अच्छा एक्टर है सर हमारा। तो हम 4 ड्रामे हिंदुस्तान के और 1.5 ड्रामा पाकिस्तान का देख के अपनी ओपिनियन बनाते हैं। 40-50 बरस तक पाकिस्तानी ड्रामे VHS के ज़रिए तलत हुसैन और राहत काज़मी और बहुत एक से एक एक्टर थे, सलमान शाहिद साहब और इनका सच गप, और इंडिया में बाकायदा वो देखे जाते थे। फिल्म में उनकी इंडस्ट्री हमसे बहुत बड़ी है, कोई कंपटीशन नहीं, हम सब एक तरह के लोग हैं। तो ये प्रीमेच्योर जो हमारा ओपिनियन मेकिंग है ना, ये भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। पहली बात तो ये है, ये होता है, हम सबको होता है। और दूसरी बात ये कि अपने आप को, मतलब पंजाबी में कहते हैं सर कि एक्टर नू रज के बगैरत होना चाहिए। बगैरत से मुराद ये है कि भाई जिस तरह का रोल है, भिखारी का है, तवाइफ का है, पिम्प का है, वो बोलेंगे यार मैं फलाने ख़ानदान से, फलाना मैं फैसलाबाद से आया हूँ, मेरे अब्बा फलाने हैं, ये मैं रोल कैसे करूँगा। तो ये चलेगा नहीं। अपने आप को न्यूट्रलाइज कैसे करना है, इसी तरह हो सकता है कि आप अपने सेल्फ को किस तरह से ये करें कि फिर वो आप अपने आप को वो रोल जो किसी ने लिखा है, किसी बड़े आदमी ने, कोई आपको करवा रहा है डायरेक्ट। तो एक्टर, अभी इतनी देर से सलमान साहब बता रहे थे कि एक्टर उसके अंदर से अपने लिए स्पेस कैसे निकालता है, जो सिंगल आउट, मार्लन ब्रांडो या रिचर्ड बर्टन या एल्बर्ट फीनी या सर लॉरेंस ओलिविया, ये किस तरह से सिंगल आउट होके आते थे। तो ये एक आगे मार्फत की मंजिल है। उसके लिए वो जो डेडिकेशन चाहिए, जो अंदर जो एक आग है, भूख कितनी है तुम्हारे अंदर, आग कितनी है, वो कितना तुम्हें जलाती है, कितना तुमको शौक है उसका, वो डेडिकेशन से भी आगे की मंजिल है मार्फत की, कि यार मैं करना है, मैंने तो ये करके दिखाना है। तो बेटा जब तक वो आग नहीं तुम्हारे अंदर पैदा होगी ना, तो ये तुम्हारे लिए एक तरह से मोनोटनस सा एक काम होगा। टीचर है वो, यार ये टीचर तो अच्छा पढ़ाता है जीशान, फलां टीचर बुरा पढ़ाता है। फिर अपनी बॉडी को, अपने दिमाग को, पूरी बॉडी को, सही है, फेस को, इंस्पिरेशन, उसको किस तरह से सिंक्रोनाइज कर सकते हो। दिलीप कुमार जैसा बड़ा एक्टर, वो उनके हाथ थिएटर पे एक्टर के लिए या फिल्म में हाथ, उसके लिए लाइबिलिटी है कि आप अपने कैरेक्टर के अंदर हाथों को, उन्होंने ज़्यादा इस्तेमाल करने शुरू कर दिए थे सर। तो ये इसके लिए ना अभी तो तुम्हारी सफ़र शुरू हुआ है। हमारी कोशिश है कि इतने बड़े लोगों को लाएं, एक अच्छी फैकल्टी तुम्हें दें। तो अभी तो जो है ना वो सबमिशन की मंजिल है। सबमिट का मतलब पता है क्या होता है? सबमिट करना अपने आप को क्या है, कोई मुझे बच्चा बताए। हाँ, सुपुर्दगी, खुद सुपुर्दगी, बिल्कुल। तो पहले सुपुर्दगी तो करो कि उस मंजिल पे आ जाओ कि भाई यहाँ ये है, मैंने सबमिट कर दिया। अब ये मुझे जो सिखाएंगे मैं बताऊंगा कि ये किस तरह से मुझे काम करना है। सलमान साहब ने इतना वक्त बातें की, और मैं ये अनाउंस भी करना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि एक बड़ा मारूफ खेल है। मैं चाहता हूँ सलमान साहब खुद अनाउंस करें कि वो डायरेक्ट भी करेंगे और एक्ट भी करेंगे, और बहुत जल्दी आर्ट्स काउंसिल में हो रहा है और तुम्हारे लिए हम ऑडिशन खोल रहे हैं। सलमान साहब आप खुद अनाउंस कर दीजिए। ये शाह साहब क्योंकि इतना कुछ कर रहे हैं और किया इन्होंने, तो इनसे ही बस बात करके ये बात पैदा हुई है कि यहाँ प्ले एक डायरेक्ट किया जाए। बहुत मकबूल ड्रामा है, सीरियस सोशल ड्रामा जिसको कहा जाता था उस ज़माने में जबकि ये लिखा गया। हेनरिक इब्सन का द वाइल्ड डक, वो हमने फ़ैसला किया है कि हम करें यहाँ। तो हम बहुत जल्द इसकी फरवरी के शुरू में ही इसकी ऑडिशंस शुरू करेंगे। एहतशाम साहब यहाँ होंगे, वो हम मिल के ये सब कुछ करेंगे। तो सारे तो नहीं होंगे, लेकिन उसका एक पूरा प्रोसेस होगा जिसमें आप भी उसको एंजॉय करेंगे। ऑफ एंड ऑन आप देख भी सकते हैं जब हम उसको कर रहे हों।
कि किस तरह करते हैं. Obviously not all the time because we would want time privately also between the actors and the director, but I think there can be some sessions when we can ask you to come and see what we are doing. उसमें खामोश बैठना पड़ेगा. तो 5 फरवरी और 6 फरवरी को अभी हमने पब्लिक में अनाउंस नहीं किए थे, अपने स्टूडेंट्स को बताए थे कि हम उसका ऑडिशन करेंगे और जो अच्छा होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा. सलमान साहब खुद आएंगे उसके ऑडिशन और मिड मार्च में हम वो प्ले करने जा रहे हैं. थैंक यू सो मच सलमान साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू.